वेलकम टू द यूनिसाइटेक यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं। ये वीडियो लेक्चर नंबर 8 है एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर का, और ये सीबीएसई और आईसीएसई वाले बच्चों के लिए है जो कि क्लास 10 से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बने रहिए अंत तक। आज आपको कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी और एसिड के बारे में हम लोगों ने ऑलमोस्ट हर एक चीज़ पढ़ लिया है आईसीएसई लेवल का। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे बेस के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में, साथ में उसके फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। इसके बाद वाले जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है उसमें आएगा प्रिपरेशन ऑफ बेस, और साथ में हम बात करने वाले हैं बेस के यूजेस के बारे में। ठीक है, और क्लासिफिकेशन ऑफ बेस की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो हम लोग बात करेंगे बेस के बारे में। ठीक है, बेस होते क्या है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एसिड के बारे में, जो आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो लेक्चर, जो लोग आप नहीं देखे हो तो कार्ड सेक्शन में स्लाइड हो रहे हैं, आप जाकर के देख सकते हो वहां पे वीडियोस। तो मैंने बताया था कि एसिड और बेस के बारे में एक्चुअली 3 कॉन्सेप्ट है। एक है आर्हेनियस का, जो कि आप लोगों को 10th लेवल में पढ़ना है, बट मैं जब पूरे सिलेबस कवर हो जाएंगे एसिड बेस सॉल्ट का, तो मैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी एसिड एंड बेस के बारे में बताऊंगा, और साथ में लेविस एसिड और लेविस बेस के बारे में बताऊंगा। फिलहाल आर्हेनियस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। ठीक है, तो बेस का डिफिनीशन अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस तो हम बोल सकते हैं, पहले मैं बोल देता हूं फिर बाद में। अच्छा, एक और बात, नोट्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे, आप लोग डाउनलोड कर लेना। ठीक है ना। तो बेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्हेनियस के अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस, bases are those chemical substances which produces OH minus ion in the presence of water, या फिर हम जब इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, तब जाकर के ये OH माइनस रिलीज करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, आर्हेनियस बेस बोलते हैं। ठीक है ना। तो अब एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं इसके। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, KOH when aqueous solution, जब ये एक्वस है, AQ का मतलब हुआ एक्वस यानी कि डिसॉल्व इन वाटर, जब ये पानी में घुला हुआ है तो ये क्या करेगा, ये आयोनाइज हो जाएगा, और K प्लस एक्वस और साथ में OH माइनस एक्वस। OH माइनस को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। तो हम लोग बोल सकते हैं बेसेज आर दोज सब्सटेंस व्हिच प्रोड्यूसेस OH माइनस यानी कि हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर है। तो यहाँ पे ये हो गया, इसका नाम है कॉस्टिक पोटास, इसका नाम है कॉस्टिक पोटास, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर। ये हो गया, और वो हाइड्रोक्साइड हो गया। क्या यही एग्जांपल है, और भी एग्जांपल है मेरे पास। NH4OH, NH4OH इसको कहते हैं हम लोग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। एक्वस सॉल्यूशन, इस कंपाउंड का एक्वस सॉल्यूशन क्या करता है, पानी में आयोनाइज हो जाता है और अमोनियम आयन को प्रोड्यूस करता है, और साथ में OH माइनस का क्या नाम है आप लोग जानते ही होंगे, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, अमोनियम आयन बोलते हैं। तो ये अमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में कन्वर्ट हुआ, यानी कि ये सब्सटेंस पानी में यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने पर क्या दिया, OH माइनस दिया, और जो सब्सटेंस OH माइनस देगा वो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। ठीक है, अब थर्ड नंबर एग्जांपल की बात करते हैं। तो थर्ड नंबर एग्जांपल है हमारा NaOH। NaOH का एक्वस सॉल्यूशन क्या देगा, सोडियम आयन देगा, और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन देगा। ठीक है, ये क्लियर है। तो ये सब्सटेंस OH माइनस दिया, मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। इसका नाम क्या है, कॉस्टिक सोडा नाम है। ठीक है, कॉस्टिक सोडा नाम है इसका, और इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई। तो ये ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में OH माइनस प्रोड्यूस करते हैं, दैट मींस ये सारे के सारे बेसिस है। ठीक है, तो ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग बात करते हैं, बेस तो पता चल गया भाई, अब हम लोग कुछ बातें करते हैं कि बेस के जो है वो प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। दैट मींस कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो अपने गुण के हिसाब से ही तो जाना जाता है ना, तो बेस के कुछ ना कुछ अपने प्रॉपर्टीज होंगे, उसके हिसाब से ये जाना जाएगा कि बेस आखिर कहते किसको है। ठीक है, तो जैसे हम लोग किसी भी चीजों को उसके प्रॉपर्टी के बेसिस पे जानते हैं, उसी तरह से बेस के भी कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, पहले बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का, फिर बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज का। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, यानी कि जितने भी बेस होते हैं उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला तो एक प्रॉपर्टी ये आ जाएगा कि जो बेस होते हैं वो टेस्ट में बीटर होते हैं, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं बेसेस आर
बेसेस आर बिटर इन टेस्ट, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था, जब मैं एसिड के बारे में आप लोगों को कुछ बता रहा था, तो क्या बताया था वहां पे कि जो एसिड होते हैं या बेस होते हैं उसको चख करके यानी कि टेस्ट करके पता करना, ये बेवकूफी भरी हरकतें हैं। रीजन कि अगर सपोज दैट यहां पे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो जब तुम टेस्ट करोगे तो इतना ज्यादा डेंजरस होता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे डेथ हो सकता है, ठीक है। तो दोबारा टेस्ट करने लायक बचोगे नहीं कि वो सावर टेस्ट है कि बिटर टेस्ट है। तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए तो साइंटिस्ट लोगों ने इंडिकेटर का इन्वेंशन किया। इंडिकेटर की डिस्कवरी इसी वजह से हुई थी कि टेस्ट ना करना पड़े हम लोगों को, ठीक है। बट जो भी है, वीक बेस की अगर मैं बात करूं तो जो जितने भी वीक बेस है उसको टेस्ट करके पता लगाया जा सकता है, और वो बीटर होता है, ठीक है, कड़वा होता है स्वाद में, ठीक है। आगे बढ़े, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, सोडा घर में आपके होगा, बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं, उसको पानी में घोल करके और पीना, वो माइल्ड एसिडिटी को भी दूर करता है, तो उसमें कोई नुकसान नहीं, थोड़ा सा तो देखना कि कैसा टेस्ट होता है, वो बीटर टेस्ट होगा, क्योंकि उसमें वो बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो जितने भी बेस होते हैं वो सारे के सारे बीटर टेस्ट के होते हैं, और प्रिकॉशन क्या है कि हर बेस का पता लगाना टेस्ट करके बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है, ठीक है। इसके लिए इंडिकेटर का इस्तेमाल करना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो बेसिस हो गया हमारा, ये पहला नंबर प्रॉपर्टी की बीटर होता है टेस्ट में। दूसरा नंबर है कि टच करने पर ये कैसा फील होता है, तो तुम लिख सकते हो बेसेस फील सोपी, सोपी मतलब साबुन की तरह, और स्लिपरी फिसलन, जब इसको तुम छूते हो तो ये स्लिप करता है, ठीक है, जैसे साबुन स्लिप करता है छूने पर, क्योंकि साबुन में भी बेस होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसेस फील सोपी और स्लिपरी टू टच, ठीक है, जब हम लोग टच करते हैं तो ये स्लिपरी हम लोगों को महसूस होता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? सेकंड नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी है। उसके बाद अगर मैं बात करूं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी नंबर थर्ड की, तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द बेस होते हैं, जनरली most of the bases are कलरलेस, ठीक है, यानी कि ये बिल्कुल पानी की तरह होता है ज्यादातर, मतलब कुछ एक्सेप्शंस भी है इसके, ठीक है ना। कलरलेस एक्सेप्शंस में आ जाते हैं आपके कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड, ठीक है। एक्सेप्शन क्या क्या है, तो फेरिक हाइड्रोक्साइड है, क्यूपरिक हाइड्रोक्साइड है, एक्सेट्रा, और भी कई सारे हाइड्रोक्साइड है, क्यूपरिक है, ये Cu है, ठीक है ना। तो ये कुछ कंपाउंड्स है जिसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक टाइप ऑफ कलर होता है, जैसे इसी का कलर होता है पेल ब्लू, यानी कि फेंट ब्लू होता है, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ कलर होता है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो बेस होते हैं वो सारे के सारे ऑलमोस्ट कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये तीसरा नंबर फिजिकल प्रॉपर्टी था, जो कि फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड था, कलर से रिलेटेड था। फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी कह रहा है कि कुछ बेसेस जो होते हैं, कुछ बेसेस यानी कि some bases are soluble in water। ध्यान से सुनना, यहां पे मैंने क्या लिखवाया था, ज्यादातर बेस कलरलेस होते हैं, कुछ बेस होते हैं जिसमें कलर होता है। यहां पे मैंने लिखा कुछ बेस जो है वो पानी में घुल सकते हैं, यानी कि अगर सॉल्युबिलिटी की मैं बात करूं, सॉल्युबिलिटी भी फिजिकल प्रॉपर्टी ही के अंतर्गत आता है, तो अगर मैं बात करूं सॉल्युबिलिटी के बारे में, तो कुछ बेस ही है जो पानी में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। और उन बेस को कहते हैं, यहां पे तुम लिख सकते हो some bases are soluble in water and that type of bases are called अल्कली। क्या कहते हैं इसको? अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। यानी कि कोई पूछे आपसे डिफिनीशन कि व्हाट इज अल्कली, तो क्या बोलोगे? अगर आपसे कोई डिफिनीशन पूछे अल्कली का डिफिनीशन क्या होगा, तो क्या बोल सकते हो आप? अल्कली का डिफिनीशन मैं लिख देता हूं, ठीक है। द बेसेज which are soluble in water are called alkalis, ठीक है। एग्जांपल में दे देता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेट्रा। तो ये सारे के सारे जो बेसेस आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? अल्कलीज है, यानी कि ये पानी में घुल सकते हैं। अब कुछ ऐसे बेस के नाम जो पानी में घुल नहीं सकते हैं, उसके बारे में मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो चलो इन सबको मैं मिटा दे रहा हूं, स्नैपशॉट आप लोग ले लेना, बाकी तो आपको मिल ही जाएंगे नोट्स पीडीएफ फॉर्म में, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब कुछ बात करता हूं कि जो पानी में नहीं घुलते हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, कौन कौन से एग्जांपल हो सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि सारे के सारे बेस नहीं घुलते हैं, मोस्ट ऑफ द बेस घुल जाते हैं, ठीक है। तो वो बेस कौन है जो नहीं घुलते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं, ठीक है। The bases which are insoluble in
वाटर आर कौन कौन से हैं? एग्जाम्पल में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, एक्सेट्रा। ये सारे के सारे जो है वो पानी में इनसॉल्युबल होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसका ये मतलब हुआ कि ये सारे के सारे जो है ये और फिर ये नीचे जो एग्जांपल दिए गए हैं और ऊपर में जो एग्जांपल दिए गए हैं वो सारे के सारे बेस तो है लेकिन अल्कली नहीं है। अल्कली सिर्फ ये है जो पानी में आराम से घुल सकते हैं और ये पानी में नहीं घुल सकते, मतलब ये अल्कली नहीं। तो इससे एक स्टेटमेंट निकल कर आया कि जितने भी बेस होते हैं सारे के सारे अल्कली नहीं हो सकते हैं, लेकिन जितने अल्कली होते हैं वो सारे के सारे बेस हो सकते हैं। दैट मीन्स ऑल द अल्कलीज आर बेसेस बट ऑल बेसेस आर नॉट सेड टू बी अल्कलीज। ओनली दोज बेसेस आर सेड टू बी अल्कलीज विच आर सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं हमारे। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। ये तो था सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यानी कि पानी के अंदर जो है कैसा सॉल्युबिलिटी होता है इसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं प्रॉपर्टीज नंबर कितने हो गए थे, 3 या 4 हो गए थे। एक सेकेंड चेक कर लेता हूं मैं कितने प्रॉपर्टीज हो गए थे। तो 4 प्रॉपर्टी हो चुके हैं पानी में सॉल्युबिलिटी तक के लिए। ठीक है, 5 नंबर यानी कि 5वां नंबर जो फिजिकल प्रॉपर्टी है हमारा वो ये है कि जो स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कॉस्टिक इन नेचर। कॉस्टिक वर्ड का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। एसिड का जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ा रहा था तो मैंने वहां पे कोरोसिव वर्ड का इस्तेमाल किया था। एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर, तो वहां पे मैंने बताया था कोरोसिव वर्ड का मतलब ये होता है जो बर्न कॉज करे, यानी कि जो जलने में हेल्प करे। जैसे मैं अगर अपने स्किन पे रख लूं स्ट्रॉन्ग एसिड को तो मेरे हाथों को जला देगा, उसी तरह से अगर स्ट्रॉन्ग बेस को मैं अपने हाथों पे रख लूं तो वो जला सकता है। इसीलिए बेस के केस में कोरोसिव वर्ड का इस्तेमाल ना करके हम लोग कॉस्टिक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसेस होते हैं वो कॉस्टिक नेचर के होते हैं, यानी कि हमारे स्किन पर इसका काफी बुरा असर पड़ता है। इसीलिए कभी भी स्ट्रॉन्ग बेसिस को हमको अपने स्किन पे नहीं रखना चाहिए। और स्ट्रॉन्ग बेस में कौन कौन से आ जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही आते हैं। तो ये सारे के सारे कॉस्टिक नेचर के होते हैं। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कॉस्टिक सोडा एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड कॉस्टिक पोटाश। बाकी जितने भी बेस होते हैं वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं और वो कॉस्टिक नेचर के नहीं होते हैं, तो इसी वजह से उनके नेम में कॉस्टिक वर्ड का इस्तेमाल नहीं किए जाते थे। किसी ने पूछा भी था व्हाट इज द क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के केस में ही हम कॉस्टिक वर्ड का सर क्यों यूज करते हैं, बाकी के बेस में क्यों यूज नहीं करते हैं। तो मेरे ख्याल से उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। कॉस्टिक वर्ड का मतलब ये होता है जो बर्न कॉज करे, और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं उसके केस में इसका इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ऐसे 2 बेस है जो काफी ज्यादा कॉस्टिक नेचर के होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसीलिए इन्हीं दोनों के बीच में, मतलब इन्हीं दोनों के लिए इस टर्म का यूज किए जाते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि जो बेस होते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि जितने भी एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं या एसिड्स होते हैं उनके पीएच जो होते हैं वो 7 से कम होते हैं। और जितने भी बेसेस होते हैं, तो यहाँ पे तुम लिख सकते हो बेसेस हैव पीएच ग्रेटर देन 7। जितने भी बेस होते हैं उसके पीएच जो होते हैं वो 7 से ज्यादा होता है। जिनको पीएच नहीं पता है, वैसे मैंने वीडियो बनाया भी नहीं है पीएच लेवल पे, तो इसके बाद में बना दूंगा वीडियो लेवल, ठीक है, इसके पीएच का, कि पीएच को कैलकुलेट कैसे किया जाता है, एसिडिक, बेसिक और क्या बोलते हैं न्यूट्रल सॉल्यूशन जो है वो पीएच के बेसिस पे कैसे पता लगाया जाता है, पीएच स्केल क्या है, इन सब चीजों, यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है, इन सब चीजों के बारे में बताऊंगा मैं। ठीक है, तो बेस जो है उसका पीएच कितना है, 7 से ज्यादा होता है। ठीक है, बेस की अगर मैं बात करूं लिटमस पे क्या इंपैक्ट पड़ता है, तो बेस जो होता है, बेसिस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। यानी कि अगर आप, जैसा कि मैंने बोला भी था कि बेस को टेस्ट करके पता लगाना बेवकूफी भरी हरकतें हैं, तो हमको क्या करना चाहिए, इंडिकेटर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो लिटमस एक तरह का इंडिकेटर होता है, 2 कलर में पाए जाते हैं पेपर के फॉर्म में, एक ब्लू पेपर और एक रेड पेपर पाए जाते हैं। तो जब आप रेड पेपर को बेसिक सॉल्यूशन में डुबोगे तो आपको जो पेपर मिलेगा वो ब्लू कलर का मिलेगा। तो आप समझ जाना कि आपने बेसिक सॉल्यूशन में डुबोया था उसको, यानी कि उस सॉल्यूशन की पहचान हो जाएगी। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 8 ये क्या कहता है, प्रॉपर्टी नंबर 8 कहता है कि जितने भी बेसिस होते हैं, ठीक है, बेसिस बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है,
वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। दैट मीन्स दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, ध्यान से सुनना। अब ऐसा क्यों कर सकते हैं? तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं एसिड में वाले लेक्चर में ऑलरेडी इसके बारे में पूरा डिस्कस किया था कि वो सारे आयनिक कंपाउंड जो पानी में डिसोसिएट करके आयंस को प्रोड्यूस करते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो पानी में आयंस को प्रोड्यूस करते हैं तो वो मूवेबल आयंस जो होते हैं, जिनको हम मोबाइल आयंस बोलते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाने में हेल्प करते हैं और उस तरह के सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा, जो भी कंपाउंड पानी में घुल करके इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करेगा उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। तो बेस जो है वो वही ना होता है जो पानी में OH माइनस को प्रोड्यूस करता है। तो OH माइनस को अगर प्रोड्यूस करेगा तो उसका कोरेस्पॉन्डिंग कैटायन भी रहेगा, यानी कि ये कैटायन और अनायन में टूट जाता है। दैट्स व्हाई ये बिहेव करता है इलेक्ट्रोलाइट की तरह। तो जितने भी एसिड होते हैं, बेस होते हैं और सॉल्ट होते हैं, वो सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ये सॉल्ट के केस में भी सेम प्रॉपर्टी आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने 8 फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में क्लियरली पढ़ चुका है। किसी को कोई अगर डाउट होगा तो पूछ लेना यार कमेंट सेक्शन में। आगे मैं बढ़ रहा हूं। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, यानी कि जितने भी बेस होते हैं उनके क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, क्योंकि दो तरह के प्रॉपर्टीज हर एक के मतलब हिस्से में आता है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस की बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जितने भी बेस है उसके केमिकल प्रॉपर्टी क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे इनका रिएक्शंस होते हैं। ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हीट अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो एक्शन ऑफ हीट, यानी कि सबसे पहले हम हीट अप्लाई करके ही देख लेते हैं कि हीट का क्या इंपैक्ट पड़ता है इनके ऊपर। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो ऐसे बेसेस है जिसको तुम जब हीट करोगे तो चूंकि ये पाउडर के फॉर्म में पाया जाता है, पाउडर यानी कि सॉलिड के फॉर्म में पाया जाता है, तो जब इसको तुम हीट करोगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं देगा। दैट मीन्स कि ये डिकम्पोज नहीं होगा, टूटेगा नहीं, ये सिर्फ मेल्ट कर जाएगा यानी कि पिघलेगा। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि कुछ हाइड्रोक्साइड्स जो होते हैं, सम हाइड्रोक्साइड्स only melt, some hydroxide only melts on heating, ये डिकम्पोज नहीं होते हैं। they do not decompose। ठीक है, ये टूटते नहीं है। एग्जाम्पल में कौन कौन हो जाएगा? तो एग्जाम्पल में हो जाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये पाउडर के फॉर्म में रहता है। जब इसको तुम हीट करोगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो पिघल जाएगा, मतलब लिक्विड स्टेट में आ जाएगा। एक्वस स्टेट नहीं, एक्वस और लिक्विड में फर्क होता है। एक्वस का मतलब होता है पानी में मिला हुआ है और मोल्टेन का मतलब होता है उसका प्योरेस्ट फॉर्म है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगर मैं बात करूं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की, तो ये सॉलिड है, जब इसको तुम हीट करोगे तो ये भी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ही रहता है, ये आयन के फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों हो गए ऐसे बेस जिसको हीट करोगे तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन नहीं देंगे बल्कि ये सिर्फ मेल्ट करेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कुछ ऐसे इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स के बारे में जो कि हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द मैंने यहां पे मोस्टली वर्ड का इस्तेमाल किया है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द इनसॉल्युबल बेसेस आर, ये यहां पे लिख सकते हो, कैन डिकम्पोजेज ऑन हीटिंग, और हीट करने के बाद जब ये डिकम्पोज होंगे तो क्या क्या देंगे? टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, चलो कुछ एग्जांपल जानते हैं, जैसे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है वो इनसॉल्युबल होता है, ये आप सभी लोग जानते होंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये इनसॉल्युबल होता है। उसके बाद एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ये भी इनसॉल्युबल होता है। तो ये सारे के सारे इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है। और जब मैंने बोला कि इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड को हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाता है। डिकम्पोज होकर के क्या क्या देता है? मेटल का ऑक्साइड और साथ में वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो मेटल यहाँ पे कैल्शियम है, मेटल यहाँ पे मैग्नीशियम है और मेटल यहाँ पे एल्यूमिनियम है। ठीक है, तो कैल्शियम का ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CO, मैग्नीशियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है MgO और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है Al2O3। साथ में क्या मिलने वाला है हम लोगों को? वाटर मिलने वाला है। तो चलो भाई वाटर मिल गया,
वाटर मिल गया। ठीक है, बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हो, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये बैलेंस है कि नहीं है, 2 एल्यूमिनियम है तो 2 एल्यूमिनियम हो गया, 6 ऑक्सीजन है, 3 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन होने चाहिए, तो अब जाकर के बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ऐसा कुछ हाल हुआ। क्लियर हो रहा है सभी का? कमेंट में आराम से आप लोग कमेंट करके बताना अगर कोई डाउट वगैरह हो तो ये सब थे ऐसे इनसॉल्युबल क्या बोलते हैं कि हाइड्रोक्साइड के बारे में जो डिकम्पोज हो जाते हैं हीट करने पर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं अमोनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो बेस है वो इतना वीक बेस होता है, ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेस होता है ये इतना वीक बेस होता है कि ये कम टेम्परेचर पे, ज्यादा हीट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा टेम्परेचर 50-55 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है ये अमोनिया गैस रिलीज करता है और साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी करता है। ठीक है, ऐसा कुछ हाल होता है, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिकम्पोजेज एंड प्रोड्यूस अमोनियम गैस ऑन माइल्ड हीटिंग, यानी कि ज्यादा हीट करने की जरूरत भी नहीं है, कम हीट पे ही ये डिकम्पोज होकर के और साथ में अमोनिया गैस को रिलीज करता है। ठीक है, ये चीजें क्लियर हो गई है। अब सेकेंड नंबर जो है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी वो क्या है, तो जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर टू फॉर्म कार्बोनेट्स। ठीक है, टू फॉर्म कार्बोनेट्स, तो क्या बनाएगा वो, कार्बोनेट बनाएगा एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो हवा से, एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात कर ही लेते हैं। पहला नंबर एग्जांपल है, यानी कि पहले तो जनरल इक्वेशन लिख लेने दो, पहले जनरल इक्वेशन लिख लेने दो। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेस जो होते हैं वो जब कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं, कार्बोनेट्स बनाते हैं। किसके कार्बोनेट, ऑफ कोर्स मेटल के कार्बोनेट, और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। अब जाकर के हम लोग एग्जांपल करते हैं। पहला नंबर एग्जांपल, बेस कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, किसके साथ रिएक्शन कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्या है ये, गैस है, कहां से आया, एयर से आया है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम कार्बोनेट बनेगा और साथ में वाटर का फॉर्मेशन भी होगा। क्या ये बैलेंस है, नहीं, अब देख लो बैलेंस है कि नहीं, 2 सोडियम एक कार्बन, बाकी सारे के सारे बैलेंस करना तुम्हारे ऊपर है। ठीक है, अगर मैंने बात किया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवा दूं तो क्या बनेगा, पोटेशियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन होगा और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तीसरा नंबर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब ये कार्बन डाइऑक्साइड पास करवाते हो तो ये इक्वेशन को मैंने पढ़ाया भी था फर्स्ट नंबर चैप्टर से में कि जब सिलेक्ट लाइन से, जो कि कलरलेस हाइड्रोक्साइड होता है, इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करवाया जाता है तो मिल्की अपीयरेंस देता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, तो बना ना कार्बोनेट, और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ था। तो स्ट्रॉन्ग बेसिस जितने भी होते हैं वो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके क्या देते हैं, मेटल के कार्बोनेट, और साथ में वाटर भी रिलीज करते हैं। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी नंबर हमारा सेकेंड था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी के बारे में। वो क्या है, थर्ड नंबर केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेसिस के, वो है क्या, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। ठीक है, तो तीसरा नंबर जो प्रॉपर्टी है हमारा वो है कि जो बेसिस होते हैं, जाहिर सी बात है, और ये जो केमिकल प्रॉपर्टी है ये मैंने एसिड में भी पढ़ाया था। ठीक है, तो बेस क्या करते हैं, जैसा मैंने एसिड में पढ़ाया था कि एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज करता है बेस को और सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करता है, और इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। वैसे ही जितने भी बेसिस होते हैं, बेसिस न्यूट्रलाइजेज एसिड्स टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, सिंपल सी बात है, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि हर एसिड बेस का रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन हो ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है, बुक कहता है, लेकिन मैं इसको प्रूव करके बताऊंगा जब सॉल्ट पढ़ाऊंगा तब। ठीक है, और वैसे मैंने बताया भी था, जब मैंने बताया था कि बेस का एसिड का बेसिसिटी होता है, उसी समय मैंने बताया था कि एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल सॉल्ट कैसे बनते हैं। खैर जो भी है, तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि बेस को जब एसिड के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर बनता है, और ये रिएक्शन आप लोग जानते भी होंगे, इसीलिए ज्यादा नहीं, मैं 1-2 एग्जांपल दूंगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड और वाटर का फॉर्मेशन करता है। और कैसे करता है ये भी मैंने रिएक्शन तोड़ तोड़ करके समझाया था कि बेस वो होता है जो OH- प्रोड्यूस करे और एसिड वो होता है जो H+
प्रोड्यूस करे। तो H प्लस Cl माइनस, इसका प्लस और इसका माइनस मिलकर के NaCl और H प्लस OH माइनस मिलकर के वाटर का फॉर्मेशन करता है। और ये एक तरह का डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल होता है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी क्लियर हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यानी कि ये प्रॉपर्टीज नंबर तीसरा था कि जो बेस होते हैं वो एसिड के इंपैक्ट को, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, उसके एसिडिक कैरेक्टर को खत्म कर देता है। अब फोर्थ नंबर केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं कि जब व्हेन बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन, व्हेन बेस इज एडेड टू द सॉल्यूशन ऑफ द salts of heavy metals, it precipitated as insoluble मेटल हाइड्रोक्साइड के रूप में ये प्रेसिपिटेट बन जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे आराम से हम लोग समझेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो जब कोई हेवी मेटल का सॉल्ट है, यानी कि मेटेलिक सॉल्ट, जब किसके साथ रिएक्ट करेगा, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, ऑफ कोर्स सॉल्ट बनाएगा, और साथ में यहाँ पे बनाएगा हाइड्रोक्साइड, यानी कि मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि इंसोल्यूबल होगा। चलो अब चेक करते हैं एग्जांपल के तौर पे, ध्यान से सुनना बात मेरी। यहाँ पे मैंने क्या लिखवाया है कि जब बेस को हम ऐड करेंगे सॉल्ट का सॉल्यूशन, किसका सॉल्ट का सॉल्यूशन, हेवी मेटल्स का, मतलब आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस तरह के मेटल के सॉल्ट के सॉल्यूशन को जब मैं बेस से रिएक्ट करवाऊंगा तब जाकर के वो क्या करेगा, इंसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा। चलो अब चेक करते हैं इस चीज को, जैसे कि हमारा कॉपर सल्फेट है, तो ये कॉपर सल्फेट क्या है, हेवी मेटल का सॉल्ट है, सल्फेट सॉल्ट है। अब इसमें मैं क्या करता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस को मिला देता हूं, ठीक है। तो क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा। देखो कॉपर टूटेगा +2 में और सल्फेट टूटेगा -2 में, सोडियम हाइड्रोक्साइड Na प्लस और OH माइनस में टूटेगा। सिंपल रिएक्शन है यार, सोडियम रिएक्ट करेगा सल्फेट के साथ और कॉपर रिएक्ट करेगा OH के साथ, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे सोडियम सल्फेट का फॉर्मेशन होगा और साथ में क्यूप्रिक हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, और ये जो होता है वो PPT होता है, मतलब प्रेसिपिटेट होता है। इसीलिए मैंने बोला इट प्रेसिपिटेटेड एज इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड, मतलब ये इनसॉल्युबल मेटल हाइड्रोक्साइड है। और कोई भी इनसॉल्युबल सॉल्यूशन, जब किसी सॉल्यूशन में जब कोई इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, सॉलिड प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट बोलते हैं, ठीक है। ये ब्लू कलर का प्रेसिपिटेट होता है, और ये तो भैया एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब ये सॉल्यूशन में आराम से आ जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर और एग्जांपल देख लो। सेकेंड नंबर, जब हम आयरन सल्फेट को यानी कि फेरस सल्फेट को रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ, मान लेते हैं कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो वैसे ही रिएक्शन टूटेगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा कैसे, NH4 प्लस और OH माइनस में, और FeSO4 कैसे टूटेगा, Fe2 प्लस और SO4 2 माइनस में। Fe2 प्लस रिएक्ट करेगा OH माइनस के साथ और क्या बनाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड, क्या बनाएगा, फेरस हाइड्रोक्साइड, और ये भी प्रेसिपिटेट ही होता है, ग्रे कलर का प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ, साथ में क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये जो सल्फेट है वो किसके साथ जुड़ेगा, अमोनियम के साथ, और क्या बना देगा, अमोनियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर सकते हो, लो बैलेंस हो गया। क्लियर है, मेरे ख्याल से सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कहना मैं क्या चाह रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुनना। तो ये फोर्थ नंबर केमिकल प्रॉपर्टी था बेस का, वो भी क्लियर हो चुका है। अब 5 नंबर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगला केमिकल प्रॉपर्टी जो है बेस का वो कह क्या रहा है, ठीक है। सभी लोग बड़े ध्यान से समझना, पेशेंस के साथ देखना। बाकी नोट्स आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे PDF फॉर्म में डाउनलोड करके, और फिर आगे का एग्जाम का प्रिपरेशन करते रहना, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट और प्रॉपर्टी है हमारा रिएक्शन ऑफ, यानी कि 5 नंबर जो प्रॉपर्टी है, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विद बेसेस, ठीक है, मतलब बेस के साथ कौन रिएक्ट करने वाला है, नॉन मेटल का ऑक्साइड। देखो
बहुत लोगों को ये डाउट होता है कि जब मैं नॉन मेटल ऑक्साइड के बारे में बात करता हूं तो कुछ लोग कहते हैं ऑक्सीजन के बारे में क्यों नहीं आप बात करते हैं। देखो यार, मैं यहां पे बात कर रहा हूं नॉन मेटल के ऑक्साइड का, तो ऑक्साइड जैसे ही मैंने बोला तो ऑक्सीजन तो ऑटोमेटिकली आ गया। तो ऑक्सीजन अकेले मतलब फ्री ऑक्सीजन अकेले रिएक्ट नहीं करता है बेस के साथ, वो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वही रिएक्ट करता है बेस के साथ। तो इसीलिए मैं आगे बढ़ता हूं इस रिएक्शन में। तो ये प्रॉपर्टी क्या है, नॉन मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट करेगा बेस के साथ, यानी कि जब कोई बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं एक कंडीशन बताऊंगा, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स के साथ तो क्या बनाने वाला है, यहाँ पे सॉल्ट बनाएगा और साथ में क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। क्या करेगा, सॉल्ट बनाएगा और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें मैं कंडीशन क्या बताने वाला हूं। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने एसिड के प्रिपरेशन, अभी जस्ट इसके प्रीवियस वाला जो लेक्चर हुआ था उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि एसिड, ये जो नॉन मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं वो एसिडिक नेचर के भी होते हैं और वो न्यूट्रल नेचर के भी होते हैं, बेसिक कभी नहीं होते हैं। ठीक है, और ये कैसे डिसाइड होता था, तो मैंने बताया था कि जब नॉन मेटल के ऑक्साइड को हाई प्रेशर पे पानी में आप जब घुलाते हो, अगर वो डिसॉल्व हो जाता है तो वो एसिडिक सॉल्यूशन है। ये मैं नहीं कहता, इंडिकेटर आपको खुद ही शो कर देगा। जब आप इंडिकेटर को डालोगे उस सॉल्यूशन में तो ब्लू डालोगे तो रेड में कन्वर्ट होकर के वो निकलेगा, तो इससे प्रूव हो जाता है कि वो एसिडिक था। लेकिन न्यूट्रल नॉन मेटल का ऑक्साइड जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हो गया, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये सारे के सारे ऑक्साइड भी तो नॉन मेटल के ही ऑक्साइड है, बट ये न्यूट्रल होते हैं। तो जितने भी न्यूट्रल ऑक्साइड्स होते हैं वो कभी भी बेस के साथ रिएक्ट नहीं करते, पहली बात। ठीक है, ध्यान से समझना, तो इनको तो साइड ही कर दो। यानी कि हमारा यहाँ पे जो कंडीशन है वो ये है कि जितने भी एसिडिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं, ध्यान से सुनना, जितने भी एसिडिक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। ये पूरी तरह से क्लियर हो जाना चाहिए। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है मैं पूरी तरह से बताने की कोशिश करता हूं, तो आप लोग भी अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करो। चलो अब देते हैं एग्जांपल इसके बेसिस पे। तो पहला नंबर बेस है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलो कोई बोलो नॉन मेटल का ऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया, तो क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम का कार्बोनेट बनेगा। क्या बनेगा यहाँ पे, सोडियम का कार्बोनेट बनेगा। इसके अलावा और क्या क्या बनेगा, तो इसके अलावा क्या बनेगा, वाटर बनेगा। तो बन गया ना सॉल्ट और वाटर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं सोडास। एक नंबर का क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सोडास, तो उसको बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं। ठीक है ना, क्लियर है। दूसरा, अगर मेरा यहाँ पे बेस रहा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या रहा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पे मैं नॉन मेटल का ऑक्साइड के बारे में ही बात कर रहा हूं, तो यहाँ पे मैं सल्फर डाइऑक्साइड, क्योंकि हवा में तो भाई सल्फर डाइऑक्साइड भी रहता है और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो भी तो नॉन मेटल का ऑक्साइड है, तो ये रूल उस पर भी लगना चाहिए। तो चलो लगाते हैं। ये भी एसिडिक नेचर का होता है, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड को जब पानी में घुलाओगे तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा, तो ये भी एसिडिक ऑक्साइड है। तो एसिडिक ऑक्साइड जब बेस के साथ मिलता है तो सॉल्ट बनाता है, तो यहाँ पे क्या बनाएगा, अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मेशन करेगा और साथ में वाटर का भी फॉर्मेशन करेगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए आप दे सकते हो। ठीक है, बैलेंस हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर, तो जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो अमोनियम सल्फाइड का फॉर्मेशन किया। क्या नाम है इसका, अमोनियम सल्फाइड, नॉट सल्फेट। ठीक है, ये हो गया। अब चलो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड का हो ही गया, सल्फर डाइऑक्साइड का हो ही गया। चलो एक और बात कर ही लेते हैं। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जब सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये भी एसिडिक ऑक्साइड है, ठीक है, तो क्या बनाएगा यहाँ पे, पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा और साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। ठीक है, चौथा नंबर, तो ये हो गया पोटेशियम का। अब बात करते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बारे में भी। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब रिएक्ट करेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ, मैंने क्या कहा था कि नाइट्रोजन का मोनोऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड ये दोनों न्यूट्रल होते हैं, तो ये रिएक्ट नहीं करते हाइड्रोक्साइड के साथ, बट एसिडिक जो ऑक्साइड होगा वो तो करेगा ना रिएक्ट। तो ये क्या बनाएगा रिएक्ट करने के बाद, तो यहाँ पे दो तरह के सॉल्ट बनते हैं, सोडियम नाइट्राइट बनता है और सोडियम नाइट्रेट बनता है। दो तरह का सॉल्ट बनता है और प्लस वाटर बनता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया सोडियम नाइट्राइट और ये हो गया सोडियम नाइट्रेट, और यहाँ पे तुमको कितने देने होंगे, 2 सोडियम देने होंगे और 2 देने होंगे। ठीक है, अब जाकर के इजिली बैलेंस हो गया ये। ठीक है ना, तो ये सारे के सारे रिएक्शंस आप लोगों ने पढ़ लिए, यानी कि नॉन मेटल के ऑक्साइड का, और वो भी जो एसिडिक नॉन मेटल का ऑक्साइड होगा वो बेस के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या क्या देगा, सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन करेगा। तो ये 5 नंबर प्रॉपर्टीज थे बेस के, ये हम लोगों ने पढ़ लिया इजिली वे में। किसी को कोई डाउट थोड़ा सा भी हो तो जरूर बताना और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर हो ही गया प्रॉपर्टी। अब 6 नंबर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 6 नंबर प्रॉपर्टी है क्या, 6 नंबर प्रॉपर्टी कहता है कि जब बेस को वार्म किया जाता है
when bases are heated with ammonium salt, ammonium salt, when bases are heated with ammonium salt, then ammonia gas will evolved, ठीक है, ये गैस रिलीज होगा, अमोनिया गैस जो है वो रिलीज होगा, ठीक है। तो चलो अब हम लोग बात करते हैं एग्जांपल के तौर पे, ठीक है। तो पहले तो जनरल इक्वेशन लिख लो कि जितने भी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, अमोनियम सॉल्ट होते हैं, उनको किसके साथ गर्म करना है, बेस के साथ गर्म करने पर क्या बनता है, जल्दी जल्दी बताओ, अमोनिया गैस रिलीज होता है, ठीक है। क्या रिलीज होता है, अमोनिया गैस रिलीज होता है, और साथ में सॉल्ट और वाटर का भी फॉर्मेशन होता है। तो सॉल्ट, वाटर और साथ में अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है। चलो अब चेक करते हैं जरा सा एक दो एग्जांपल। तो अमोनियम का सॉल्ट क्या होता है, अमोनियम क्लोराइड अमोनियम का ही सॉल्ट है। चलो इसको बेस के साथ रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और गर्म करना है। तो क्या बनेगा, ध्यान से सुनना। सॉल्ट कैसे टूटता है, NH4 प्लस कैटायन और अनायन में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस में। बड़े ध्यान से सुनना, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना देंगे, NaCl विच इज अ सॉल्ट। अब ध्यान से सुनना, ये जो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड जो होता है, अमोनियम क्या करता है ना कि अपने अंदर से एक H प्लस का फॉर्मेशन करता है, H प्लस। तो ये H प्लस और OH माइनस मिलकर के क्या करता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है, और अमोनिया गैस हमारा यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। तो इस तरह से डिकम्पोजिशन होगा इसका। मेरे ख्याल से क्लियर हो रहा है सभी लोगों का। तो ये था पहला नंबर इक्वेशन। क्या यही सॉल्ट है आपके पास सर, नहीं, और भी बहुत सारे हैं। लो ना एग्जांपल, अमोनियम सल्फेट NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये एक तरह का सॉल्ट है। किसके साथ रिएक्शन करवाना है, बोलो, नहीं बोलो, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाना है। चलो छोड़ो हटाओ यार, सिलेक्ट लाइन से रिएक्शन करवाते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हैं, गर्म करते हैं इसको। तो क्या बनता है, तो पहले इसको तोड़ो। अमोनियम पे होता है +1 चार्ज और सल्फेट पे होता है -2 चार्ज। यहाँ पे दो अमोनियम है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे टूटेगा, Ca2+, और साथ में कैसे टूटेगा, OH पे होता है -1 चार्ज। तो यहाँ पे दो हाइड्रोक्साइड है, तो 2H- में टूटेगा। इसका प्लस इसके माइनस के साथ मिल जाएगा, मिलेगा ना, नहीं, एक सेकंड, वैसे थोड़ी मिलता है, वैसे नहीं मिलता है। अब पहले ये प्लस और इस माइनस का लिख लो, कैल्शियम सल्फेट हो गया। क्या हो गया, कैल्शियम सल्फेट हो गया। अब ध्यान से सुनना, एक अमोनियम, याद करो, एक अमोनियम क्या करता है, एक अमोनिया रिलीज करता है और एक H प्लस देता है। तो दो अमोनिया और 2 H प्लस नहीं देगा, बिल्कुल देगा। तो 2 H प्लस और 2 OH माइनस मिल करके कितना पानी बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन जाएगा, और 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होगा। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो रहा है। तो सेकेंड नंबर एग्जांपल भी क्लियर हो गया। किसी को अगर थोड़ा भी डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, एग्जांपल नंबर 3 की बात करते हैं। अमोनियम का नेक्स्ट सॉल्ट NH4 का होल थ्राइस PO4, इसको हम लोग बोलते हैं अमोनियम फॉस्फेट। क्या बोलते हैं, अमोनियम फॉस्फेट बोलते हैं। और अगर मैं इसको रिएक्ट करवा दूं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या होने वाला है, कैसे टूटता है ये तो आपको पता है, Na+ और OH माइनस। और अमोनियम फॉस्फेट कैसे टूटता है, NH4 का प्लस और PO4 का होल थ्राइस, ठीक है, ऐसा कुछ बनता है, ठीक है। ऐसा हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, सोडियम फॉस्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, Na3PO4, यानी कि सोडियम फॉस्फेट हमारा सॉल्ट बन गया। अब क्या बनना है, वाटर। तो वाटर कैसे बनता है, एक अमोनियम एक H प्लस देता है, तो 2 अमोनियम 2 H प्लस देगा, तो 3 अमोनियम 3 H प्लस देगा। तो यहाँ पे भी तो 3 OH माइनस चाहिए ना, तो यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा और साथ में 3 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया बनेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रिएक्शन एकदम क्लियरली सबको समझ में आ रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए 1% भी। और मैं जाकर के इस प्रॉपर्टी को मिटा दे रहा हूं, ठीक है। तो मैंने हम लोगों ने ये पढ़ा 6 नंबर प्रॉपर्टी कि जितने भी अमोनियम सॉल्ट होते हैं, जब वो बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट का फॉर्मेशन करते हैं, साथ में वाटर बनाते हैं और अमोनिया गैस का इवोल्यूशन होता है। तो मेरे ख्याल से ये था हमारा 6 नंबर प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं 7 नंबर प्रॉपर्टी का। 7 नंबर प्रॉपर्टी जो है हमारा, वो कुछ इस तरह से है कि कुछ मेटल, यहाँ पे जो है कुछ मेटल के लिए वर्ड इस्तेमाल किए गए हैं कि कुछ मेटल जो होते हैं, सम मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद बेसेस, व्हेन रिएक्ट विद, लेकिन नॉर्मल बेस, देखो यहाँ पे कुछ मेटल अगर इस्तेमाल हुआ है तो आगे भी सारा बेस इस्तेमाल नहीं होगा, कुछ स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में ही कहा गया है। सम मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद स्ट्रॉन्ग बेसेस, सम मेटल्स व्हेन रिएक्टेड विद स्ट्रॉन्ग बेसेस देन हाइड्रोजन गैस विल बी इवॉल्व्ड, ठीक है। क्या बनेगा, सॉल्ट तो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है
विल बी इवॉल्व, ठीक है, निकलेगा, ठीक है, इवॉल्व, ठीक है। कैसे, चलो देखते हैं। तो एग्जांपल में वो दो ही मेटल है, ठीक है। पहला नंबर है हमारा जिंक, जिंक एक मेटल है, सॉलिड होगा, और दूसरा नंबर है हमारा एल्यूमिनियम, ठीक है। तो जिंक जो है मैंने कहा कि बेस के साथ, और वो भी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हो, मतलब सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के लिए ही ये रिएक्शन है, ठीक है। तो क्या क्या बनाएगा यहाँ पे, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। कैसे, देखते हैं। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा, इसका नाम होगा Na2ZnO2, इसका नाम है सोडियम जिंकेट। क्या नाम है, सोडियम जिंकेट है, ठीक है। और जब मैंने एम्फोट्रिक ऑक्साइड के बारे में बताया था तो आपको ये रिएक्शन बताया हुआ था, तो आप जाकर के उस वीडियो लेक्चर को देख भी सकते हो, ठीक है। कार्ड सेक्शन में स्लाइड होते रहते हैं। अब मैं बात करता हूं एल्यूमिनियम का, तो यहाँ पे बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। क्या बनता है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है, ठीक है, सोडियम एल्यूमिनेट बनता है। साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, ठीक है। तो चलो इस इक्वेशन को बैलेंस किया जाए। तो यहां तक क्लियर हो गया है। एक और बात है कि ये जो रिएक्शन है वो सारे मेटल्स फॉलो नहीं करते हैं, और साथ में सारे बेस भी फॉलो नहीं करते हैं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। क्या क्या पढ़ाना है वो तो आपको पता है ही। तो तब तक के लिए स्टे सेफ, हैव फन, जय हिंद, वंदे मातरम।